Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो डे स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना हमारे यूट्यूब चैनल में। आज जैसे में डब्ल्यू एन फोर्स में हमने कल कुछ देखा था, जिसमें हमने WSM के बारे में कुछ बताया था आपको और कुछ बेसिक चीज़ें बताया था। ठीक है, तो आज हम चैनल देखेंगे वही डब्ल्यू एन फोर्स में, लेकिन आज हम देखेंगे LSM अर्थात लिमिट स्टेट मेथड के अनुसार। ठीक है, अब देखो कल हमने कुछ उसमें बेसिक बताया था आपको, जैसे कि डब्ल्यू एन फोर्स बीम की ज़रूरत कहाँ पर पड़ती है, कैसे हम पहचानेंगे क्या है डब्ल्यू एन फोर्स है, सिंगल एन फोर्स है। ठीक है, तो उसके बारे में हमने कुछ आपको बताया था। क्या बताया था कि अप्लाइड मोमेंट का मान यदि, ठीक है, अप्लाइड मोमेंट का मान यदि लिमिटिंग मोमेंट से अधिक हो जाता है तो हम कहेंगे वहाँ पर क्या होगा, वो डब्ल्यू एन फोर्स बीम। ठीक है, दूसरा हम कहेंगे क्या कि उस मोमेंट को रिड्यूस करने के लिए या तो हमें क्या जरूरत पड़ती है, स्टील की जरूरत पड़ती है, स्टील बढ़ा दीजिए, या हमें जरूरत पड़ेगा कि उस बीम का क्रॉस सेक्शन एरिया को इंक्रीज कर दिया जाए। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया हम इंक्रीज ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, अर्थात हमारे पास एक चीज़ रह जाता है कि अब हम स्टील को यहाँ पर बढ़ाएं। जब हम स्टील को बढ़ा देते हैं तो टेंसाइल स्टील को मान लीजिए बढ़ा दिए। ठीक है, मान लीजिए टेंसाइल स्टील को बढ़ा दिया गया तो टेंसाइल जोन आपका जो है वो आपका हो जाएगा क्या, ओवर। ठीक है, जबकि कंप्रेसिव जोन आपका हो जाएगा अंडर, और पहले हमारा क्या होगा, तुरंत फेल कर जाएगा। अब हम कहेंगे कि टेंसाइल जोन से पहले ही आपका कंप्रेसिव जोन फेल हो जाता है। ठीक है, तो वो भी हमारा सही नहीं रहता है। तो अब हम क्या करते हैं कि अब जो भी अतिरिक्त स्टील रहता है उस अतिरिक्त स्टील को उठा के कहाँ पर डाल देते हैं, कंप्रेशन जोन में डाल देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि अब, ठीक है, जो भी बीम होगा वो बैलेंस सिस्टम में डिजाइन भी होगा। अच्छा, हम डिजाइन करते हैं, इस बात नहीं, हम कह रहे हैं क्या डिजाइन करते हैं, लेकिन हम कहेंगे कि जो भी, ठीक है, जो भी अतिरिक्त मोमेंट आ रहा था, हमने आपको कल दिखाया था। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर, यदि MU का मान, ठीक है, अधिक हो जा रहा है MU लिमिट से, ठीक है, मतलब अप्लाइड मोमेंट का मान जो भी है लिमिटिंग मोमेंट से अधिक हो जा रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा आपका डब्ल्यू एन फोर्स बीम। ठीक है, अब यहाँ पर हम कहेंगे MU इज इक्वल टू क्या होगा, तो हम कहेंगे MU लिमिट और प्लस हम कर देंगे यहाँ पर MU2, ये हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये क्या है, अतिरिक्त मोमेंट, ये हमारा क्या है, अतिरिक्त मोमेंट है, ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू। हमने कहा क्या, इसका मान अधिक है, किससे, इससे अधिक है। जब इससे अधिक है तो हम कह रहे हैं कितना अधिक है, कितना अधिक है, तो हम कह रहे हैं कितना अधिक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं MU2 इज इक्वल टू MU माइनस MU लिमिट। हम कह रहे हैं इतनी वैल्यू यहाँ पर अधिक है। अब जितना मोमेंट अधिक हो रहा है उस मोमेंट के लिए हमें कितना स्टील की जरूरत पड़ेगी, वो स्टील उठा के हम क्या करते हैं, टेंसाइल जोन और कंप्रेशन जोन दोनों में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, उसके लिए हम फार्मूला बाकायदा निकाले थे, वहाँ से हम निकालेंगे स्टील की क्वांटिटी, उसके बाद उठा करके रखते हैं। ठीक है, ये इतनी सारी चीज़ें थी। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ चीज़ों को और बात कर लेते हैं, कुछ चीज़ों का हम और बात कर लेते हैं। ये पिछली चीज़ें थी, ये पिछली चीज़ें थी। ठीक है, आप जाकर के वहाँ से आप पीछे जो है देख लीजिएगा, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, एक बीम है, ये बीम मान लेते हैं कॉन्टिन्यूअस बीम है। बीम हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये हमारा क्या है यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस बीम। ठीक है, इस प्रकार से कुछ, हाँ, इधर कैंटिलीवर भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब जब यहाँ पर हम बात करेंगे तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, देखिए हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं एक बीम हमारे पास कुछ इस प्रकार से, ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से है। और जब हम इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दर्शाते हैं तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। बता भाई, कुछ ये रहता है, कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका हो रहा है पॉजिटिव मोमेंट, यहाँ पर भी हो रहा है पॉजिटिव मोमेंट, जबकि यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, नेगेटिव मोमेंट हो रहा है। क्लियर हुआ? और जब नेगेटिव मोमेंट हो रहा है तो हम यहाँ पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर, कि जब हम इस नाम दे देते हैं कुछ ABC और इसको हम बोल देते हैं D, ये A है, B है, C है और ये लास्ट में क्या है, D। जब हम खंड AB की बात करते हैं, जब हम AB के बीच की बात करते हैं, ठीक है, तो इसके बीच में क्या देख रहे हैं कि जो भी टेंसाइल जोन है, जो भी बीम का टेंसाइल जोन है वो कहाँ पर है, नीचे। टेंसाइल जोन कहाँ पर है, नीचे। तो जो भी मेन रेनफोर्समेंट डाला जाएगा वो कहाँ पर डाला जाएगा, नीचे डाला जाएगा। अब B पॉइंट पर ही हम देखते हैं, कहाँ पर, B पॉइंट पर ही हम देखते हैं। और जब B पॉइंट पर हम देखेंगे हम कह रहे हैं कि यहाँ पर ऋणात्मक मंकनांक हो रहा है, और हम कह रहे हैं नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो रहा है। जब नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो रहा है तो ऐसे केस में हम कहेंगे क्या कि जो भी टेंसाइल जोन होगा, बीम का जो भी टेंसाइल जोन होगा वो कहाँ पर होगा, ऊपर हो जाएगा। ठीक है, और जब बीम का टेंसाइल जोन ऊपर हुआ तो हम कह रहे हैं अब मेन रेनफोर्समेंट आपका कहाँ पर होगा, ऊपर हो जाएगा। तो तब क्लियर हो गया यहाँ से। फिर हम देख रहे हैं कि B से C के बीच में, B से C के बीच में, ठीक है, फिर से जो भी टेंसाइल जोन है वो बीम के नीचे आ रहा है, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे आ रहा है, लेकिन C पर हम देख रहे हैं तो C पर पुनः
जो भी टेंसाइल जोन है वो कहाँ हो रहा है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यदि किसी स्थान पर ठीक है, या यदि किसी बीम में ऋणात्मक मकना कोण अर्थात निगेटिव बेंडिंग मोमेंट के साथ साथ पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट या पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट के साथ साथ निगेटिव बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो रहा है, तो ऐसे केस में हमें डबली रेनफोर्स बीम की जरूरत पड़ती है। ये हुआ, बहुत ध्यान से सुना। फिर हमने क्या कहा यहाँ पर, यदि किसी बीम में पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट के साथ साथ निगेटिव बेंडिंग मोमेंट भी जनरेट हो रहा हो, तो ऐसे स्थान पर डबली रेनफोर्स सेक्शन अपनाया जाता है। बता क्लियर से, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, समझाएंगे, ठीक है। देखिए ये मेन रेनफोर्समेंट यहाँ पर है, ठीक है, इसको हम यहाँ पर भेजे, इसको यहाँ पर भेजे, ठीक है। वैसे हम बना रहे हैं, समझना यहाँ पर। मान लीजिए डबली अगर नहीं बना रहे हो तो हमें कुछ डिजाइन को इस प्रकार से करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, कुछ इस प्रकार से करने की जरूरत पड़ेगी डिजाइन को, ठीक है ना। अब पूरा उतना नहीं बन रहा है, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। ये इतना, ये हमारा टेंसाइल जोन हो रहा है, यहाँ पर टेंसाइल जोन हो रहा है, यहाँ पर टेंसाइल जोन है, यहाँ पर टेंसाइल जोन है। तो इस प्रकार से बार को हम ना रख करके, कैसे रख देते हैं, यह दोनों क्षेत्र में डाल दीजिए, अर्थात हम कहेंगे कि ये मेन रेनफोर्समेंट हमने यहाँ पर डाल दिया, जो कि इसको और इसको कवर करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम कह रहे हैं कि मेन रेनफोर्समेंट हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, जो कि नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करेगा। क्लियर हुआ, ये जो ऊपर डाला गया है वो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करेगा। हम कह रहे हैं एंकर बार तो हम डालते हैं, हम काहे ना एंकर बार से भाई रजिस्ट करते हैं इसको, हम कहेंगे नहीं, एंकर बार से हम कोई भी लोड को, ठीक है, हम कहेंगे कोई भी लोड, जो भी लोड अप्लाई होता है, एंकर बार का डिजाइन नहीं किया था। हम कह रहे हैं क्या कि लोड को बियर करने के लिए एंकर बार का डिजाइन नहीं करते हैं। अर्थात हम कह रहे हैं क्या कि एंकर बार एक अतिरिक्त छड़ होती है, जिसे हम केवल वहाँ पर डालते हैं स्टीरप्स को अपने स्थान पर बनाए रखने के लिए। क्लियर हुआ से, जब स्लैब में हम बात करेंगे एंकर बार की, तो वहाँ पर हम कहेंगे कि जो भी पॉइंट लोड है, उस पॉइंट लोड को यूडीएल में कन्वर्ट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, एंकर बार का, ठीक है। रिटेनिंग वाल में अगर हम एंकर बार की बात करते हैं, तो हम कहेंगे कि जो भी टेम्परेचर वेरिएशन का एक्सपेंशन होगा, उस एक्सपेंशन को क्या करेगा, रजिस्ट करने का कार्य करता है, इसलिए उसे हम टेम्परेचर बार भी कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ की बातें थी। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं क्या कि जिस धरण पर नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट भी जनरेट हो रहा हो, वहाँ पर हमें डबली रेनफोर्समेंट बनाने की जरूरत ही पड़ती है। क्लियर हुआ, ठीक है। ये इतना हो गया। अब इसके बाद हमने कुछ कल हमने देखा था, ठीक है, कि स्टील को हम कैसे कैसे डाले थे। स्टील को हम कुछ इधर उधर करके डाले थे, ठीक है। थोड़ा सा हम एक बार फिर से हम बनाते हैं, थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। यहाँ पर हमारे पास मान लेते हैं डबली रेनफोर्स बीम है, कुछ बार यहाँ पर डाला गया है, कुछ बार यहाँ पर डाला गया है। इसको हम अगर तोड़ना चाहें तो हम कहेंगे कि सबसे पहले तो हमें सिंगली रेनफोर्स बीम बनाना पड़ेगा। अगर सिंगली रेनफोर्स बीम आने वाले टोटल लोड को बियर ना कर सके, तब वहाँ पर हमें डबली रेनफोर्समेंट की जरूरत पड़ेगी। क्लियर हुआ। यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये कुछ इतना बार आया, अब इसको हमने मान लिया कि यहाँ पर ST1 और प्लस यहाँ पर हमने दूसरा देखा, ठीक है। यहाँ पर हमने अब डायग्राम अच्छे से नहीं बनाया, समझ लीजिए बस यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये डबली रेनफोर्स बीम हुआ, मतलब कि इसी का तोड़ा हुआ ये पार्ट है। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा जाकर के ये बन जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलेंगे AST2 और जबकि इसको हम बोलेंगे यहाँ पर क्या, ASC। अब बताओ क्या यहाँ पर भी कंप्रेशन स्टील पड़ा है, हम कहेंगे बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पर आपका क्या है, कंप्रेशन स्टील पड़ा है, ठीक है। हमारा कुछ इस प्रकार से है। हमने क्या किया, जब दोनों को मिला दिया हमारा ये बन गया यहाँ पर, ठीक है। अब बात आपकी आती है कि टेंसाइल जोन में स्टील की संख्या ज़्यादा है, कंप्रेशन जोन में स्टील की संख्या कम है। कंप्रेशन जोन में स्टील की संख्या यहाँ पर क्या है, कम है, उसके बाद भी ये हमारा क्या रहता है, सेफ रहता है, ठीक है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आपके दिमाग में उठ रहा है क्वेश्चन कि यदि ASC और ST दोनों को बराबर कर दिया जाए, अर्थात यहाँ पर जो आपका SC है और यहाँ पर जो आपका ST है, यदि इन दोनों को बराबर कर दें, SC और ST दोनों को अगर बराबर कर दिया जाए, तो क्या ये सेक्शन बैलेंस रहेगा, हम कहेंगे बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर सेक्शन बैलेंस नहीं रहेगा, ठीक है। तो ऐसे केस में कहेंगे क्या, कैसे नहीं रहेगा भाई, कैसे नहीं रहेगा, इसको हम कल आपको दिखाया था, थोड़ा सा फिर थोड़ा सा देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कंक्रीट, यहाँ पर क्या है, कंक्रीट, जबकि यहाँ पर केवल स्टील है। कंक्रीट है, लेकिन ये कंक्रीट कोई भी टेंसाइल स्ट्रेस को बियर नहीं करता है, कोई भी टेंसाइल स्ट्रेस को बियर नहीं करेगा, जबकि यहाँ पर जो कंक्रीट होगा ये कंप्रेसिव स्ट्रेस को बियर करेगा। तो ऐसे केस में कहेंगे क्या कि यहाँ पर दो लोग मिलकर के सारे आने वाले लोड को रजिस्ट करेंगे, जबकि यहाँ पर ये अकेला रजिस्ट कर रहा है, इसलिए इनकी संख्या ज़्यादा करना पड़ेगा, इनकी संख्या यहाँ पर कम डालना पड़ेगा। यही रीजन है कि हम कहेंगे डबली रेनफोर्स बीम जो होता है सिंगली रेनफोर्स बीम की अपेक्षा, ठीक है, धन्यवाद। डबली रेनफोर्स बीम सिंगली रेनफोर्स बीम की अपेक्षा
अधिक इकोनॉमिकल होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो कंप्रेसिव स्टील पड़ती है, क्योंकि जो कंप्रेसिव स्टील पड़ती है ये अंडर स्ट्रेस होता है। क्लियर हुआ? मतलब जो भी कंप्रेसिव स्टील रहेगा ये अंडर स्ट्रेस होगा, इसीलिए हम कहेंगे डबली रेनफोर्स बीम सिंगली रेनफोर्स बीम की अपेक्षा अधिक इकोनॉमिकल होता है। ठीक है, चलो यहाँ पर दे लेते हैं। ठीक है, लिखना होगा आपको, लिख लीजिएगा। आप डबली रेनफोर्स बीम इज कंसिडर्ड लेस इकोनॉमिकल। हम बोल रहे हैं भाई, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, अ डबली रेनफोर्स बीम इज कंसिडर्ड लेस इकोनॉमिकल देन सिंगली रेनफोर्स बीम because compressive steel is under stress। ठीक है, इस प्रकार से भी यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? हाँ, लिख लीजिएगा अपने हिसाब से। डबली रेनफोर्स बीम इज कंसिडर्ड लेस इकोनॉमिकल, ठीक है, लेस इकोनॉमिकल देन सिंगली रेनफोर्स बीम बिकॉज कंप्रेसिव स्टील इज अंडर स्ट्रेस। अर्थात हम कह सकते हैं क्या कि जो भी कंप्रेसिव स्टील होता है उसको हम फुल यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका। फिर आगे हम देखते हैं थोड़ा सा बेसिक चीज़ें, हमने सारी चीज़ें बता दिया आपको हमारे ख्याल से। चलिए हम आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा डिजाइन करते हैं, तुरंत स्टार्ट करते हैं। डिजाइन क्या करना है, अभी पहले बेसिक चीज़ लेसन भी देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। सबसे पहले हम देखेंगे क्या यहाँ पर डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस किससे, ठीक है, आज हम लिमिट स्टेट से देख रहे हैं। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस वही एक्ससी की अगर हम बात करेंगे केसी इंटू डी, ठीक है, ये केसी वाला कौन सा ले जाएगा, लिमिट स्टेट वाला लिया जाएगा, ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, किसका ले जाएगा, लिमिट स्टेट का लिया जाएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है, लिमिट स्टेट वाला रखेंगे। अब दूसरा हम देखेंगे डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस या एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। एक हम डायग्राम बना देते हैं। क्रिटिकल एक्सिस कहीं पर भी चेंज नहीं होता है, ठीक है, ये हर जगह सेम रहता है। चलिए यहाँ पर हमने एक बीम बनाया, ये बीम हमारा कुछ यहाँ पर है, यहाँ पर हमने टेंसाइल स्टील डाल दिया है AST, यहाँ पर हमने कंप्रेसिव स्टील डाल दिया है ASC, ठीक है। यहाँ से इसकी चौड़ाई है, चौड़ाई मान लेते हैं D है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है डिड है, वही जो आप कल माने थे, ठीक है, जो आप कल माने थे वही यहाँ पर भी रहेगा D। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको मान लेते हैं x, ठीक है। जब यहाँ से देख रहे हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बना रहे हैं, या शायद पीछे बनाए भी हो, ये हमारा कुछ इस प्रकार से बनता है, ठीक है, ऐसे। यहाँ पर जो होता है 0.446 FCK, यहाँ पर भी एक स्ट्रेस जनरेट होगा, ठीक है, इस स्टील वाला। क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ, ठीक है। अब इसमें अगर हम स्ट्रेन की बात करेंगे, तो स्ट्रेन तो आपका कुछ ऐसे ही बनेगा, ठीक है, लीनियरली। चलिए स्ट्रेन भी हम देख लेते हैं। बेसिक जिनको नहीं पता है वो जाकर के पिछले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये भी हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेन जनरेट होता है वो हमारा कितना होता है 0.0035। इसका मान कुछ कम आएगा, ठीक है, हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर भी आपका जो मैक्सिमम स्ट्रेन होता है उसके लिए फार्मूला निकालते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं टेंसल स्टील के लिए, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे, ठीक है, डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। अब इसको हम पीछे बना दिए भाई, जरूरत नहीं है यहाँ पर, अगर पता है आपको तो यहाँ पर बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि यहाँ पर दो प्रकार का फोर्स जनरेट हो रहा है, यहाँ पर दो प्रकार का फोर्स जनरेट हो रहा है। देखिए, एक कंप्रेसिव फोर्स है, दूसरा टेंसाइल फोर्स है। इधर हम बात कर रहे हैं Ft, और यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो एक हो रहा है आपका FC1, देखो इसी स्टील पर, FC2, और यहाँ पर कंक्रीट वाला हो रहा है FC1। बता दो क्लियर है,
ठीक है, दो प्रकार का फोर्स है ना, एक कंक्रीट द्वारा होगा और दूसरा स्टील द्वारा होगा। और यहाँ पर केवल स्टील द्वारा होगा, कंक्रीट द्वारा कोई फोर्स नहीं जनरेट होगा। हम यहाँ पर कहेंगे डेल्टा बाई इक्विवेलेंट से हम कहेंगे दोनों फोर्स आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। जब दोनों फोर्स आपस में बराबर होंगे, कौन कौन रही, कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स। जब ये दोनों का मान आपस में बराबर होगा तो हम कहेंगे सेक्शन आपका क्या होगा, बैलेंस सेक्शन होगा। अब बैलेंस सेक्शन की हमें डिजाइन करना भी रहता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम दे लेते हैं, यहाँ पर हम कहेंगे कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू टेंसाइल फोर्स, ठीक है। कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू टेंसाइल फोर्स, ठीक है। कंप्रेसिव फोर्स का मान अगर हम देखेंगे, यहाँ पर हम कहेंगे Fc1 प्लस Fc2 इज इक्वल टू Ft। जब Fc1 की हम बात करेंगे, ठीक है, ये कंक्रीट के द्वारा है, किसके द्वारा है, कंक्रीट के द्वारा है। जब पूरे कंक्रीट के द्वारा है तो हम कहेंगे फोर्स का मान कैसे निकलेगा, एरिया इंटू स्ट्रेस, ये तो होगा एरिया इंटू स्ट्रेस। अब इसके लिए हम जानते हैं कुछ, क्या जानते हैं भाई, Fc1 की हम बात कर रहे हैं, Fc1 की हम बात कर रहे हैं, देखो कंक्रीट वाला निकाल रहे हैं। जब कंक्रीट वाला निकाल रहे हैं तो इसको हम जानते हैं 0.36 Fc के, ठीक है, इंटू बी इंटू XU, बतावे क्लियर हो नहीं, यहाँ से XU ये हमारा आ गया Fc1 का मान, ठीक है। एरिया इंटू स्ट्रेस, क्लियर हुआ, एरिया इंटू स्ट्रेस, फोर्स का मान आ गया। अब प्लस के हम निशान लगाएंगे। अब Fc2 की बात करें, किसकी, Fc2 की। ये दूसरा वाला फोर्स किसके कारण हो रहा है, स्टील के द्वारा, किसके द्वारा हो रहा है, स्टील के द्वारा हो रहा है। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि इसका जो एरिया वो हमारा कितना है, ASC, बतावे क्लियर हो। अब ASC एरिया में कंक्रीट को हम बाहर करेंगे, ध्यान देना है आपको, ठीक है। इतने एरिया की कंक्रीट को हम क्या कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, और इसके स्थान पर हम क्या कर रहे हैं, स्टील को डाल रहे हैं। अब स्टील को डाल रहे हैं मतलब स्टील का फोर्स की हम बात करेंगे। अब स्टील का डिजाइन स्ट्रेस इंटू एरिया, किसका एरिया, स्टील का एरिया। इस एरिया में स्टील डाल रहे हैं तो एरिया इंटू इसका डिजाइन स्ट्रेस। अब माइनस करेंगे किसको, कंक्रीट को हटा रहे हैं, इसलिए कंक्रीट का डिजाइन स्ट्रेस इंटू एरिया, जितने एरिया में कंक्रीट को हटा रहे हैं, ठीक है। इतना समझ में आया है कि नहीं, कल हम जो किए थे वही आज भी हम कर रहे हैं, ठीक है। बस अब यहाँ पर हम कंक्रीट के डिजाइन स्ट्रेस और स्टील के डिजाइन स्ट्रेस की बात करेंगे, जबकि कल वाले में हम मॉडुलर रेशियो लेकर के चले थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, पहले नंबर पर हम कंक्रीट काट के हटाए, कंक्रीट काट को हम हटा रहे हैं। हम कह रहे हैं कंक्रीट द्वारा जो फोर्स है उसको हम रिड्यूस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, अर्थात कंक्रीट का डिजाइन स्ट्रेस, कंक्रीट का डिजाइन स्ट्रेस और इंटू एरिया, कितने एरिया में कंक्रीट काट के हटाया गया है, ASC, बता भाई, कंक्रीट का डिजाइन स्ट्रेस और कितने एरिया में कंक्रीट हटाया गया, मतलब एरिया इंटू स्ट्रेस, कंक्रीट द्वारा वहन के द्वारा जो भी फोर्स है उसको हम क्या किए, हटा दिए। अब इसके स्थान पर हम कंक्रीट डालेंगे, इसके स्थान पर हम क्या डालेंगे, स्टील डालेंगे। और जब इसके स्थान पर स्टील डालेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्या, प्लस। हम कहेंगे कि अब कितने एरिया में स्टील पड़ रहा है, ASC एरिया में डल रहा है, ठीक है। कितने एरिया में, ASC एरिया में स्टील पड़ रहा है, ठीक है। अब स्टील का जो डिजाइन स्ट्रेस होगा उसको हम बोलेंगे FSC, बता रहे क्लियर बात, इतना समझ में आएगा नहीं आपको। अब इसके बाद कोई जो कंप्रेसिव फोर्स है क्या, कोई नहीं है, हम कहेंगे टेंसाइल का फोर्स है यहाँ पर, और जो टेंसाइल फोर्स हम कहेंगे 0.87 Fy और इंटू में आपका क्या हो जाएगा, AST, ठीक है। ये हमारा फोर्स आ गया इतना, बता क्लियर हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से हम ASC को कामा लेते हैं क्योंकि दोनों जगह है, इससे हम इनको हटा दे रहे हैं, यहाँ से जरूरत पड़ेगी भी फिर बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ से थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, कि यहाँ से ऊपर लिखिए, हाँ 0.36 FC के 0.36 FC के इंटू डी इंटू XU, ठीक है। प्लस का निशान लगाएंगे यहाँ पर। यहाँ से हम ASC को बाहर लेते हैं, ASC को हम बाहर ले लेंगे। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, क्या क्या बच रहा है, हम कहेंगे FSC माइनस FCC, इस मान में है सब ये, ठीक है। और इज इक्वल टू आपका फिर क्या बच रहा है, टेंसाइल फोर्स, क्या बच रहा है यहाँ पर, टेंसाइल फोर्स, और इसका हम यहाँ पर मान लिख देते हैं 0.87 Fy इंटू AST, क्लियर हुआ। अब यहाँ से हम बात करेंगे थोड़ा सा, चूंकि ध्यान दीजिए यहाँ पर, चूंकि FCC क्या है आपका, कंक्रीट में उत्पन्न स्ट्रेस, बताइए क्लियर हुआ, डिजाइन स्ट्रेस, और जिसका मान जो होता है 0.446 FC के लिया जाता है, क्लियर हुआ। तो हम कह रहे हैं क्या कि FCC का मान बहुत ही कम है, किसकी अपेक्षा, डिजाइन स्ट्रेस और स्टील की अपेक्षा, क्लियर हुआ। किसका मान कम है, कंक्रीट का जो भी डिजाइन स्ट्रेस है वह स्टील का जो भी डिजाइन स्ट्रेस है उसकी अपेक्षा बहुत ही कम है, ठीक है। और जब बहुत ही कम है तो हम कह रहे हैं कि FCC को आप यहाँ पर क्या कह दीजिए, छोड़ दीजिए। जब FCC को हम छोड़ देंगे, ठीक है, अर्थात FCC
ठीक है, इसलिए FCC का मान क्या कर दे रहे हैं 0। अब यहाँ से हम देखेंगे कि XU का मान क्या आएगा। XU का मान क्या आएगा भाई, देखो वहाँ पर क्या है 0.87 FY इंटू AST, ठीक है। अब प्लस यहाँ पर है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और इसका मान आ जाएगा ASC इंटू FSC। बता भाई क्लियर होने यहाँ से। FCC को तो हमने हटा दिया यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पूरे का बटा करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो आपका बचा है 0.36 FCK इंटू B, ठीक है। XU का मान आपका यहाँ से निकल जाएगा। बता क्लियर हुआ, ठीक है। तो जो भी क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रलिसिस निकालते हो इसका मान कहीं पर चेंज नहीं होता है, जैसे आप पीछे निकाले तो आपका यहाँ पर भी निकाला जाएगा, ठीक है। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रलिसिस यहाँ पर चेंज करते हैं हर जगह और उसको हम जो है निकाल सकते हैं। बता क्लियर यहाँ से, ठीक है। FCC को हम निगलेक्ट क्यों किया, FCC को हम निगलेक्ट क्यों किया, क्योंकि इसका मान FSC की अपेक्षा बहुत ही कम रहता है। जबकि बात यह FSC का मान कहाँ से आएगा, FSC का मान कहाँ से आएगा, तो FSC का जो मान होता है वो हमारा निकाला जाता है D' के रेशियो के आधार पर। किसके आधार पर, D' के रेशियो के आधार पर। क्लियर हुआ, जिसको हम बोलेंगे डिजाइन स्ट्रेस ऑफ स्टील या डिजाइन स्ट्रेस ऑफ कंप्रेसिव स्टील, क्योंकि यहाँ पर जो लिया गया वो कहाँ लिया गया है, कंप्रेशन स्टील की बात किया गया है, ठीक है। यहाँ से ठीक है, तो डिजाइन स्ट्रेस ऑफ कंप्रेसिव स्टील हम कहाँ पर लिखते हैं भाई, यहीं पर लिख देते हैं, ठीक है। यहीं पर हम लिख देते हैं, ये जो आपका है डिजाइन स्ट्रेस ऑफ कंप्रेसिव स्टील, यहाँ से। अब जो इसका मान होता है वो D' के रेशियो पर निर्भर करता है। किस पर, D' पर निर्भर करता है। किसका मान, इसका मान, ठीक है। हम यहाँ पर टेबल बना रहे हैं, अब वो टेबल आप लोग जो है बना लीजिए। चलिए यहाँ पर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देते हैं D' का मान हम निकाल रहे हैं और वो मान मान लेते हैं आ गया 0.05, दूसरा आ गया 0.10, तीसरा 0.15, फिर है 0.20। मान लेते हैं ये कुछ वैल्यू आपका ऐसे प्राप्त हुआ। किसका, D' की वैल्यू है, ठीक है। ध्यान देना, हम किसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। डिजाइन स्ट्रेस ऑफ कंप्रेसिव स्टील और उसका मान हमारा क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। D' पर निर्भर करेगा और इसका मान मान लेते हैं इसके बीच में आया, अब यहाँ पर हम देखते हैं FY, ठीक है। FY में हमारा है 250, फिर 415, 500 और फिर यहाँ पर क्या है आपका 550, ठीक है। तीनों की हम बात कर लेते हैं, जब हम 250 की बात करेंगे तो यहाँ पर रहेगा आपका 217, 217, ठीक है। 217 तीनों चारों में ये चीज़ आएगा, ठीक है। फिर अगला 415 की अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे 355, 353, 342, 329, ठीक है। ये सब वैल्यू याद कर लेना, नहीं तो मिलता तो है वैसे, लेकिन याद कर लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर है तो कोई ज़रूरत नहीं याद करने की, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 500 वाले, ठीक है। जब FE 500 की हम बात करेंगे 424, ठीक है, 412, फिर अगला आपका 395, फिर अगला आपका है 370, ठीक है। इतना हुआ। अब हम 550 की बात करेंगे, ये आपका आएगा 458, ठीक है। 441 दिखा नीचे, 441, 419, फिर अगला आपका है 380, ठीक है। लिखने के लिए हम बोल दे रहे हैं, ये जो 550 में है, ठीक है, 0.05 के अगर बीच में वैल्यू आ रहा है तो हमारा हुआ 458, फिर इसमें आएगा 441, 419, 380। मान लीजिए D' का मान आपने निकाला, लेकिन वो इस वैल्यू के पास ना करके थोड़ा सा इधर उधर हो गया, ठीक है। तब उसके बीच में क्या करना है आपको, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग आप साथ कीजिए, जो भी आएगा वैल्यू उठा करके रखना है। अब आप सोचोगे कैसे, मान लीजिएगा 0.6, ठीक है, 0.06 आ गया, तब इसके नज़दीक, ठीक है, इसके नज़दीक भाई दोनों का मान क्या है, बराबर है, तो हम किसको रखेंगे, 270 ही रखेंगे। अब यहाँ पर देखो ये 355 है, 353 है, ठीक है। यहाँ पर अंतर हो रहा है 0.05 का, और यहाँ पर जो अंतर हो रहा है वो अंतर हो रहा है 2 का, ठीक है। अब 0.01 पे कितना अंतर हो रहा है वो निकाल लीजिए और उसी प्रकार से इसमें क्या कीजिए, आप घटाते हुए चले जाए, क्योंकि ये वैल्यू बड़ा है, फिर धीरे धीरे पीछे को क्या हो रहा है, घटता हुआ चला जा रहा है। वैल्यू बड़ा है, पीछे को घटता हुआ क्या कर रहा है, चल रहा है। तो इससे ज़्यादा अगर वैल्यू जाएगा हम कहेंगे कि जो भी FSC का मान होगा वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। बता क्लियर यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका मान निकाल करके FSC का मान यहाँ से रख सकते हो और XU का मान यहाँ से आप निकाल सकते हो। बता क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये इतना आपका हो गया क्या, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। बता क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसके बाद
इसके बाद हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस या डिजाइन मोमेंट जिसे आप कहते हैं, ठीक है, लिमिट स्टेट में। चलिए लीवर आर्म कैसे निकालते हैं? लीवर आर्म भाई वही होगा जो आप कल निकाले थे। देखिए देखो यहाँ पर क्या है, Z1 की जब आप बात करोगे तो वहाँ पर होता है आपका, ठीक है, 0.42 नीचे आता है। अगर हम कहेंगे कि D माइनस 0.42 XCO वहाँ से निकाल लेते हैं, जबकि Z2 की अगर हम बात करेंगे तो D माइनस D डैश करके ही निकाला जा सकता है यहाँ से, ठीक है। चलिए यहाँ से हम देख लेते हैं आगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। चलिए देखते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो डायग्राम नहीं बना रहे हैं, डायग्राम बता रहे हैं, ठीक है। जैसे हम कल निकाले तो वैसे आज भी निकालेंगे। जो भी मोमेंट आया था, ठीक है, कंप्रेशन का अलग निकाले थे, टेंशन का अलग निकाले थे। जब हम कंप्रेशन का निकाले थे तो कंप्रेशन हमने देखा था कि दो प्रकार का फोर्स कार्य कर रहा था, जिसे हम कहते हैं FC1 और FC2। अभी पिछला डायग्राम है FC1 और FC2। तो यदि हम FC1 इंटू जेड प्लस FC2 इंटू Z2 कर दें तो हम कहेंगे कंप्रेसिव मोमेंट आ जाएगा। क्लियर बात? और ये कंप्रेसिव मोमेंट कहाँ पर अप्लाई करते हैं? हमने कल भी आपको दिखाया था, पिछले लेक्चर में हमने आपको दिखाया था, ठीक है। ये ओवर रेनफोर्स सेक्शन के लिए लिया जाता है, जबकि जब अंडर रेनफोर्स सेक्शन रहेगा तो हम कहेंगे वहाँ पर आपका टेंसाइल वाला फेल करता है। क्लियर हुआ? चलिए फिर हम डायरेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से देखिए यहाँ पर क्या है, MU इज इक्वल टू, ठीक है, MU लिमिट प्लस MU2। ये जानते हैं नहीं जानते हैं? ठीक है भाई, इसको हमें MU1 भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने क्या जानता, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि MU का मान अगर अधिक होगा MU लिमिट से तभी वहाँ पर डबली रेनफोर्सिंग होगा, तभी वहाँ पर क्या होगा, डबली रेनफोर्सिंग होगा। अगर हम इसको 1 लिख दें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है भाई। हमने कहा क्या कि अगर इससे, ठीक है, अधिक हो रहा है MU का मान तब ये डबली रेनफोर्सिंग होगा। और डबली रेनफोर्सिंग में जो अतिरिक्त मोमेंट आ रहा है उसको हम किससे दर्शाते हैं? MU2 से दर्शाते हैं, ना कि MU1 से दर्शाएंगे। क्लियर हुआ? कि जो MU1 है आपका वही क्या है, हमारा MU लिमिट है, वही MU1 आपका क्या है, MU लिमिट है, ठीक है। अतः हम यहाँ से बात करेंगे, ठीक है, तो हम कहेंगे क्या कि पहले नंबर पर हम निकाल लेते हैं MU1 का मान। किसका मान निकाल रहे हैं? MU1 का मान निकालना है। और ये MU1 का मान कैसे निकलेगा? ठीक है, देखिए लिमिटिंग वैल्यू है, अतः हम जानते हैं 0.36 FCK इंटू B इंटू XCO। बता रहे, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। 4 इंटू डिस्टेंस की हम बात करेंगे D माइनस 0.42 XCO, ठीक है। बता भाई हो पाएगा नहीं हो पाएगा? ठीक है, या MU1 इज इक्वल टू आप RU इंटू BD स्क्वायर भी करके निकाल सकते हैं, ठीक है। जो भी आप चाहो निकाल सकते हो, बशर्ते यहाँ पर ध्यान देना, ये जो RU का मान निकाला जाता है वह, ठीक है, XCO लिमिट के आधार पर निकाला जाता है, जबकि यहाँ पर आप एक्चुअल XCO वैल्यू लेकर के आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपका XCO एक्चुअल नहीं पता होता है, लिमिटिंग वैल्यू के आधार पर निकाला जाता है, चाहे यहाँ से निकाल लीजिए चाहे यहाँ से निकाल लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि यही सॉल्व करने के बाद हमने ये वैल्यू वहाँ से निकाला था जब हम पीछे आपका डेरिवेशन किए थे, ठीक है। MU1 का मान आ गया। अब हम MU2 की बात करते हैं, MU2 की बात करते हैं। जब MU2 की बात हम करेंगे, ठीक है, तब वहाँ पर आपका क्या आएगा, वहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। देखो MU2, ठीक है, कहाँ का ये कंप्रेशन जोन का है। जब कंप्रेशन जोन का है तो हम जानते हैं क्या कि ASC FSC माइनस FCC। बता भाई, ये वो नहीं हुआ एरिया इंटू स्ट्रेस, और फिर इंटू हम कर देंगे, ये हमारा क्या हुआ, एरिया इंटू स्ट्रेस, अर्थात हमारा हो गया क्या, फोर्स, और इंटू हम कर देंगे Z2, और Z2 का मान हमारा क्या होता है, D माइनस D डैश। यहाँ से हमारा किसका मान आ जाएगा, MU2 का मान आ जाएगा। अब बता भाई, टोटल अगर हमें MU का मान निकालना है तो हम कहेंगे सबको उठा के क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। जब सबको उठा के जोड़ेंगे तो हम जानते हैं कि FCC को उठा के हम क्या करते हैं, 0। यहाँ से आपका मान आ जाएगा 0.36 FCK इंटू B इंटू XCU, ठीक है, D माइनस 0.42 XCU, ठीक है। ये आपका आ गया MU1 का मान, ठीक है। अब MU2 का मान हम इसी में ऐड करेंगे और ये हमारा हो जाएगा प्लस, यहाँ से हम बात करेंगे FSC इंटू ASC, अब ब्रैकेट में D माइनस D डैश। बता रहे, क्लियर हुआ? यहाँ से आपका ये MU का मान आ गया, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। बता रहे, क्लियर हुआ? ठीक है, यहाँ से हमारा MU का मान भी आ गया। ये किसके लिए है, ये आपका है ओवर रेनफोर्स सेक्शन। ये हमारा कहाँ पर अप्लाई करेंगे, ओवर रेनफोर्स सेक्शन में अप्लाई करेंगे, क्योंकि हम कंप्रेशन जोन को लेकर के सॉल्व किए हैं, ठीक है। और जब टेंसाइल जोन में हो जाएगा, मान लीजिए अंडर रेनफोर्स हो गया, ठीक है। वैसे अगर हम देखेंगे तो हम कहेंगे कि जो भी डबली रेनफोर्सिंग आता है ये बहुत ही रेयर केस में अंडर रेनफोर्स होता है, नहीं तो हमारा क्या होता है,
ठीक है, लगभग ओवर ही रहता है, क्योंकि हम जानते हैं भाई मोमेंट बढ़ा, और जब मोमेंट बढ़ा तो जाहिर बात है स्टील हमें बढ़ाना पड़ेगा, और जब स्टील बढ़ाना पड़ेगा तो सेक्शन आपका या तो बैलेंस होगा या तो क्या होगा, ओवर हो जाता है। ठीक है, लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारा फिक्स है, कभी कभी अंडर भी हो जाता है। ठीक है, सॉल्व करने के बाद पता चलेगा, हो गया ना। ठीक है, अब अगर अंडर की बात करेगा तो हम कहेंगे कि जो भी मान आएगा एम यू का वो हमारा आ जाएगा 0.87 FI, और इनटू में आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, AST, और ब्रेकर में आपका लिखा जाएगा D - 0.42 XU। बता दे क्लियर है? ठीक है, लिख दें क्या? ठीक है, चलो लिख देते हैं। अगर टेंशन की हम बात करेंगे तो हम कहेंगे टेंसाइल फोर्स और गुणे उनके बीच की डिस्टेंस, टेंसाइल फोर्स गुणे उनके बीच की डिस्टेंस। ठीक है, चलो यहाँ पर हम दे देते हैं MU1 की बात हम करेंगे, यह आ जाएगा 0.87 FI इंटू AST, और इंटू में आप करेंगे क्या, Z1, जिसका मान आता है D - 0.42 XU। ठीक है, MU2 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से हमारा आएगा 0.87 FI इंटू AST, 1 कर देते हैं, 2 कर देते हैं, और इसको हम कहेंगे क्या, Z2। ठीक है, इस प्रकार से हम निकाल देते हैं, इसको लिखो मत हमारे ख्याल से। ठीक है, बस समझते रहिए बस यहाँ से। ठीक है, अभी आगे जरूरत पड़ेगा तो हम वहाँ पर दिखा देते हैं। चलिए, इतना हो गया। मोमेंट का मान भी हमने निकाल लिया, मोमेंट का मान भी हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर टेंसाइल रेनफोर्समेंट की। ठीक है, किसकी बात करेंगे, टेंसाइल रेनफोर्समेंट या स्टील रेनफोर्समेंट। ठीक है, जब स्टील रेनफोर्समेंट की बात हम करेंगे तो यहाँ पर कहेंगे क्या, जब MU का मान अधिक होता है MU लिमिट से, तभी हमारा होता है क्या, डबल रेनफोर्समेंट। अब यहाँ पर हम बात करेंगे क्या कि MU = MU1 + MU2। यहाँ से MU2 का मान हम निकालेंगे और MU2 का मान निकालेंगे तो MU माइनस क्या आ जाएगा, MU1 आ जाएगा। क्लियर वहाँ से। फिर हम यहाँ पर बात करेंगे AST1 का। अभी जैसे हम कल निकाले तो वैसे हम निकाल रहे हैं, इसलिए हम ज़्यादा समझा नहीं रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट कर रहे हैं। AST1 = आपका आएगा MU1 अपान, ठीक है, अभी जो ऊपर फार्मूला में लिखे थे 0.87 FI इंटू, ठीक है, AST1 तो निकाल ही रहे हैं, Z1 की बात करेंगे और D - 0.42 XU हो जाएगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर हम बात करेंगे AST2 की हम बात करेंगे, और ये आपका आएगा MU2 अपान 0.87 FI, और यहाँ पर आपका आएगा D - D'। बता रहे क्लियर हुआ? अब टोटल AST में मिल जाएगा कि नहीं मिल पाएगा, टोटल AST = क्या हो जाएगा, AST1 + AST2। ठीक है, दोनों को ऐड कीजिएगा, यहाँ से हमारा इसका मान निकल जाएगा। हाँ, ध्यान रखिए कि जो भी MU2 का मान आएगा वह MU1 की अपेक्षा कम आएगा, जो भी MU2 का मान आएगा वह MU1 की अपेक्षा कम आएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर बात कर लेते हैं ASC की, यहीं पर हम बात कर लेते हैं किसका, ASC की। ठीक है, और ASC का हमारा मान निकल जाएगा तुरंत यहाँ से। ठीक है, देखो कैसे निकालते हैं। MU2 = हम जानते हैं क्या होता है, ठीक है, ASC, और इंटू में आपका आता है, ठीक है, और इंटू में आपका आएगा Z2। ठीक है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं ASC की, और ये आपका आएगा MU2 अपान FSC इंटू -FCC, और इंटू में आपका आएगा D - D'। ठीक है, चूंकि FCC का मान बहुत ही कम होने के कारण 0 हो जाता है, इसलिए ASC का मान जो भी आएगा वो आपका आएगा MU2, और पूरे का बटा करेंगे FSC इंटू D - D'। यहाँ से हम ASC का मान भी निकाल लेंगे। क्लियर हुआ? ठीक है, तो इस प्रकार से स्टील रेनफोर्समेंट की क्वांटिटी की भी हमने क्या किया, यहाँ पर कैलकुलेशन कर लिया है, मोमेंट भी हमने निकाल लिया है। ठीक है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हमने निकाल लिया है। अब इसके बाद हमारा आता है क्या, डिजाइन। ठीक है, डिजाइन ये इसकी क्या है, अंतिम है, तो उस डिजाइन को भी यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, अगला जो भी है अपना बना लीजिए, डिजाइन ऑफ डबली रेनफोर्स बीम, डिजाइन ऑफ डबली रेनफोर्स बीम। क्वेश्चन आप किसी भी बुक का हो लगाइएगा, चाहे जिस लेवल का हो, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन किस लेवल का है उससे मतलब नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन आप लोग डबली रेनफोर्स बीम का है तो उठा के लगाइए। क्वेश्चन अगर नहीं लगेगा तो उसको आप तुरंत भेजिएगा, वो क्वेश्चन आपका साथ जो है मिलेगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं थोड़ा सा डिजाइन ऑफ डबली रेनफोर्स बीम, डिजाइन ऑफ डबली रेनफोर्स बीम। ठीक है, गिवन क्या क्या गिवन रहेगा, तो डिजाइन करने के लिए हम आपको कई बार बता दिए हैं कि कम से कम लोड दिया जाएगा और उसकी स्पैन दिया जाएगा, इसके बाद चाहे कुछ दे चाहे ना दे, उसके बाद भी हम डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब डबली रेनफोर्स बीम की बात आती है तो हमने कहा क्या
कि डबल रेनफोर्स बीम कब अपनाया जाएगा, जब सेक्शन को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, ठीक है, मोमेंट का मान ज़्यादा आ रहा है, हम उसमें ना तो स्टील बढ़ा सकते हैं ना तो कंक्रीट का ग्रेड बढ़ा सकते हैं, ठीक है, सेक्शन भी हमने फिक्स कर दिया है, तब हमारी मजबूरी हो जाती है भाई ऐसा है कि अब तो हमें डबल रेनफोर्स बीम वहाँ पर बनाना ही पड़ेगा। तो हम कहेंगे कि सेक्शन एरिया, या हम कहेंगे सेक्शनल एरिया जो होगा वो भी हमारा दिया जाएगा, अर्थात धर्म की चौड़ाई और धर्म की गहराई भी वहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पर कह रहे हैं क्या, सेक्शनल एरिया, सेक्शनल एरिया का गिवन रहेगा। दूसरा लोड गिवन रहेगा, ठीक है। फिर हम कहेंगे स्पैन भी आपको गिवन रहेगा। फिर हो सकता है क्या कि कंक्रीट का ग्रेड और स्टील का ग्रेड भी वहाँ पर दे दे, ठीक है, ग्रेड ऑफ स्टील एंड कंक्रीट ये भी आपका गिवन हो सकता है। अगर नहीं है तो हम मान लेंगे, ठीक है, Fe 415 ग्रेड की स्टील मानेंगे और M20 ग्रेड की यहाँ पर कंक्रीट मान लेंगे, ठीक है। दिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया तो हम यही मान के चलेंगे, ठीक है। इतना हो गया। अभी स्टेप नंबर 1 की हम बात कर रहे हैं, स्टेप नंबर फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं। हाँ बता भाई, जब स्टेप नंबर फर्स्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते थे, ठीक है, एजम्पशन करते थे किसके लिए, बी और डी के लिए। उसके बाद इफेक्टिव लेंथ निकालते थे, लेकिन यहाँ पर सब कुछ आपका गिवन है, ठीक है। जब सब कुछ गिवन है तो हम सबसे पहले वाले ही बिंदु पर हम निकालेंगे यहाँ पर क्या, हम निकालेंगे यहाँ पर क्या, लोड, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ लोड, कैलकुलेशन ऑफ लोड, ठीक है। आप लोग लिखते चले, हम बोल रहे हैं इसलिए कैलकुलेशन ऑफ लोड। जब कैलकुलेशन ऑफ लोड की बात करेंगे तो हम कहेंगे सबसे पहला आपका होगा सुपर इम्पोज लोड, अर्थात आने वाला भार, ठीक है, सुपर इम्पोज लोड अर्थात आने वाला भार। अब बी पॉइंट पे आपका होगा सेल्फ वेट और उसको हम मान लेते हैं क्या, W2, ठीक है। अब हम बार बार निकलवा नहीं रहे हैं, बहुत सवाल आपने लगा लिया, ठीक है, W2। यहाँ से हम कहेंगे टोटल वेट निकाल लेंगे, टोटल वेट, और ये टोटल वेट का मान हम निकाल रहे हैं क्या, WU इज इक्वल टू 1.5 और ये आएगा W1 प्लस W2, क्लियर हुआ। अर्थात टोटल और लोड को जोड़ दीजिए और फैक्टर से उठा क्या कीजिए, गुणा कर दीजिए, यहाँ से आपका लोड फैक्टर का मान निकल जाएगा, क्लियर, यहाँ से लोड फैक्टर का मान यहाँ से आ जाएगा। अब स्टेप नंबर 2, जब स्टेप नंबर 2 की हम बात करेंगे, ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 में हम डिजाइन मोमेंट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, डिजाइन मोमेंट की बात करेंगे, ठीक है। स्टेप नंबर 2, जब स्टेप नंबर 2 की हम बात करेंगे तो कहेंगे कि यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, डिजाइन मोमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, डिजाइन मोमेंट, डिजाइन मोमेंट, ठीक है, या इसी को हम फैक्टर्ड मोमेंट भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, फैक्टर मोमेंट भी कहते हैं। अब हम जानेंगे MUD इज इक्वल टू जो भी मान आएगा WU इंटू एल स्क्वायर, अब भाई हमारा क्या हो जाएगा 1, यहाँ से हमारा MUD का मान निकल जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर चेक करना है, अब हमें यहाँ पर चेक करना है कि सिंगली रेनफोर्स बनाएं कि डबली रेनफोर्स बनाएं। तो उसके लिए हम कहेंगे भैया यहीं पर MU लिमिट का भी मान निकाल लीजिए, ठीक है, RU इंटू BD स्क्वायर करके, और फिर यहाँ पर आप चेक कीजिए, ठीक है। फिर यहीं पर आप चेक कीजिए कि इफ MUD का मान अधिक हो रहा है MU लिमिट से, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर आपका डबली रेनफोर्स सेक्शन अपनाया जाएगा। और इफ MUD का मान कम हो रहा है, ठीक है, MU लिमिट से, तब वहाँ पर हम कहेंगे कि आपका सिंगली रेनफोर्स बीम अपनाया जाएगा। बता रहे क्लियर यहाँ से, ठीक है। तो डबली रेनफोर्स का अपनाएंगे जब MUD का मान अधिक है MU लिमिट से, तो वहाँ पर डबली रेनफोर्स बीम, और जब MUD का मान कम है आपका MU लिमिट से, तो वहाँ पर क्या होगा, आपका सिंगली रेनफोर्स बीम अपनाया जाएगा या डिजाइन किया जाएगा, ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा कि हम MU लिमिट के बाद निकाल ही लिए, उठा के वैल्यू उठा के वहाँ पर रख देंगे, ठीक है, रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे ख्याल से आप 0.36 FCK इंटू FB इंटू XU करके आप फार्मूला लगाइएगा, वो आपका ज़्यादा बढ़िया रहता है, ठीक है। इतना हो गया। चलिए हमने यहाँ पर देख लिया कि डबली रेनफोर्स बीम है कि सिंगली रेनफोर्स बीम है। अगर सिंगली है तो इसका आपने पीछे स्टेप पढ़ लिया है पूरा, अगर डबली है तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अब इसके बाद स्टेप नंबर 2 डिजाइन मूवमेंट हो गया। अब स्टेप नंबर 3 में हम जाएंगे, और स्टेप नंबर 3 में जाएंगे तो तुरंत हम क्या देखेंगे यहाँ पर, डिजाइन स्ट्रेस ऑफ कंप्रेसिव स्टील। कौन सा, डिजाइन स्ट्रेस ऑफ कंप्रेसिव स्टील, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हम जाएंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या, डिजाइन स्ट्रेस ऑफ कंप्रेसिव स्टील, कंप्रेसिव स्टील, और इसको हम बोलते हैं क्या, FSC, जिसको कि हम D' और D के आधार पर निकालते हैं, D' और D के आधार पर निकालते हैं। ये D' क्या है, ठीक है,
कंप्रेसिव फाइबर के सबसे ऊपरी लेयर। अब हम कह रहे हैं क्या कि स्ट्रीम कंप्रेसिव फाइबर से, ठीक है, सेंटर ऑफ कंप्रेसिव रेनफोर्समेंट के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है, मतलब जो भी कंप्रेसिव रेनफोर्समेंट डाला गया उसके सेंटर से लेकर के, ठीक है, सबसे ऊपरी लेयर तक की जो भी डिस्टेंस है हमारा क्या है, डी डैश, और ये हमारा क्या है, इफेक्टिव डेप्थ। इसके आधार पर हम निकाल लेंगे अभी हम जो पीछे टेबल बनाए थे, ठीक है। अब स्टेप नंबर 4 की हम बात कर लेते हैं। स्टेप नंबर 4 की हम बात करेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे, मान लीजिए मैंने देख लिया कि यहाँ पर क्या आपका डबली रेनफोर्स बीम है, तो तुरंत हम कहेंगे क्या कि MU इज इक्वल टू, हम जानते हैं क्या होता है, MU1 प्लस MU2, और यहाँ से हम तुरंत MU1 की बात करेंगे। MU1 इज इक्वल टू 0.36 FCK, ठीक है, इंटू B इंटू XU T माइनस 0.42 XU, ठीक है, यहाँ से निकाल लीजिए। अब स्टील आपको पता नहीं है, जब स्टील पता नहीं है जाहिर बात है XU लिमिट यहाँ पर लगाना पड़ेगा, ठीक है। जब आप XU लिमिट लगा कर निकालेंगे तो MU1 का मान आपका आ जाएगा, ठीक है। अब इसके आधार पर आप MU2 की भी बात कर लीजिए। जब MU2 की बात करेंगे तो यहाँ से आपका आएगा MU माइनस MU1, जहाँ से आपका MU2 का मान भी पता चल जाएगा, ठीक है। ये अतिरिक्त मोमेंट है, ये अतिरिक्त मोमेंट है जिसके लिए हमें अतिरिक्त स्टील मिलेगा, और ये स्टील हमें उस बीम में क्या करना, डालना है। तो कुछ टेंशन में डालेंगे और कुछ कंप्रेशन में डालेंगे, जैसे अभी हमने यहाँ पर डायग्राम आपको दिखाया था, ठीक है। डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार से दिखाए थे, देखिए एक बार फिर से देख लीजिए। डायग्राम आपका कुछ ऐसे था, यहाँ पर ये आपका था, ठीक है, कुछ यहाँ पर बार डाला गया था और फिर यहाँ पर भी बार डाला गया था, इसको हमने तोड़ा था और यहाँ पर हमने 3 बार डाला था और प्लस हमने यहाँ पर क्या किया था, 2 डाल दिया था, ठीक है। अब देखो ये पहला खंड है, ये दूसरा खंड है, दोनों को मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा। इसको हमने ST1 बोल दिया, यहाँ पर जो भी मोमेंट आ रहा है M1, यहाँ पर जो भी मोमेंट आ रहा है M2, और ये टोटल मोमेंट हमारा क्या हो रहा है, M हो रहा है। हम कह रहे हैं इसी M को इन 2 भागों में हमने तोड़ा है। यहाँ पर ST1 होता है, यहाँ पर भी ST2 होगा, और यहाँ पर जो आपका होगा SC होगा। हमने क्या देखा कि जब 1 अर्थात पहले वाले मोमेंट से निकालना है तो केवल ये वाली स्टील वैल्यू निकल रही है, जबकि दूसरे वाले से ये भी निकलेगा और ये भी निकलेगा, क्लियर हुआ। तो जाहिर सी बात है कि ST1 का मान ज़्यादा होगा ST2 से, और इन दोनों को अगर मिला देंगे तो उससे कम होगा कौन, आपका ASC, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं M1 और M2 दोनों का मान हमने निकाल लिया है। अब इसके बाद हम निकालेंगे क्या, स्टील, ठीक है। इस बार हम क्या निकालेंगे, स्टील रेनफोर्समेंट। स्टेप नंबर, भाई जो भी हो अपना बढ़ा लीजिएगा, शायद 3 हो गया था, 4 हो गया था, जो भी हो अपना बढ़ाइएगा। स्टील रेनफोर्समेंट कैलकुलेशन फॉर स्टील रेनफोर्समेंट, ठीक है, स्टील रेनफोर्समेंट, कैलकुलेशन फॉर स्टील रेनफोर्समेंट। और यहाँ से हम बात करेंगे ST1 का, तो ये आपका आएगा MU1 अपान, अभी जो फार्मूला लिखे थे 0.87 FY और D माइनस 0.42 XU, बता रहे क्लियर यहाँ से। दूसरा हम ST2 की बात करेंगे, दूसरा हम किसकी बात करेंगे, ST2 का, और ये MU2 अपान आएगा आपका 0.87 FY, ठीक है, D माइनस D डैश। यहाँ से आपका ST2 आ गया, यहाँ से आपका ST1 आ गया, दोनों को उठा करके आप जोड़ दीजिए, ठीक है। ST का मान आ जाएगा, ये आपका आएगा ST1 प्लस ST2, ठीक है। ST का मान यहाँ से मिल गया। अब आप नंबर आप बार यहाँ से निकाल सकते हो, नंबर आप बार निकाल सकते हो यहाँ से, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो डायमीटर यहाँ पर है वही डायमीटर ऊपर भी रहे, आप इसके लिए स्वतंत्र हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर आप बार यहाँ से आप निकालिएगा। नंबर आप बार इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल ST अपान एक छड़ का क्षेत्रफल, अर्थात एरिया 1 स्टील, ठीक है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। अब दूसरा हम ASC की बात करेंगे, दूसरा हम किसकी बात करेंगे, यहाँ पर ASC की बात करेंगे। और ASC किस वाले मोमेंट पे निकाला जाएगा, ASC किस मोमेंट पे निकाला जाएगा, दूसरे वाले मान निकाला जाएगा, ठीक है। कंप्रेसिव स्टील की हम बात करेंगे यहाँ पर, और कंप्रेसिव स्टील का मान SC इज इक्वल टू MU2 अपान, ठीक है, FSC, और इनटू में आपका आएगा D माइनस D डैश, क्योंकि FCC को हमने यहाँ पर क्या किया है, खत्म कर दिया है, बता दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हमारा इसका मान मिल जाएगा। अब बता भाई नंबर आप बार यहाँ पर भी तो निकाल सकते हो, ये भी निकल जाएगा। अब बाकी चेकिंग जो होगा आपका, वो जैसे आप सिंगली रेनफोर्स में किए थे वैसे आपका चेकिंग यहाँ पर भी किया जाएगा, क्लियर हुआ। तो जो भी चेकिंग है वो आप जाकर के सिंगली रेनफोर्स बीम उठाइए, वहाँ से आप देख लीजिए, सारी चेकिंग वही यहाँ पर भी की जाएगी जो वहाँ पर किया गया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, यहाँ पर जो विकास लंबाई में जाँच की चेकिंग करते हैं, ठीक है, करते थे ना वहाँ पर डेवलपमेंट लेंथ में चेकिंग करते थे ना, वहाँ पर हम लिखते थे LD, देखने जा होगा, LD इज लेस देन आर इक्वल 1.3 M1 अपान VU। अब प्लस में हम यहाँ पर क्या लिखते थे, L0, लिखते थे नहीं लिखते थे।
अब वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर 30% मोमेंट आपका अतिरिक्त लिया जाता था, अब डबली रेनफोर्स में ये 30% मोमेंट अतिरिक्त हम नहीं लेंगे, अर्थात M1/V प्लस हम क्या करेंगे L0, और यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये LD ही रहेगा। सिर्फ इतना चेंज होता है कि इसमें आलम में विकास लंबाई की जांच करते हैं, या आप कहेंगे कि डेवलपमेंट लेंथ में जो हम चेकिंग करते हैं, तो बाकी सारी चेकिंग सेम है, ठीक है। तो सिंगली रेनफोर्स बीम में जाइए और वही चेकिंग उठा करके यहाँ पर आप करिएगा, सिर्फ हम यही चेंज करते हैं, और इसको आप जो है ध्यान दे दीजिए, ठीक है। इतना हो गया है। अब अगला आपका फ्लैंज बीम जो है अगले लेक्चर में देखने को मिलेगा, ठीक है। फ्लैंज बीम को हम टीवी में कहते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ लेना, तो वो आपका होगा अगले लेक्चर में, ठीक है। हम यहीं पर इसको जो है रोक रहे हैं। क्लियर? थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.